अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रंट लाइन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप सभी को मालूम है कि हम एक लंबे समय से ऑफलाइन बैचेस ले रहे हैं। सो अभी हम बच्चों के डिमांड के बिहाफ पे, क्योंकि अब करंट अफेयर का सेक्शन एवरीडे बढ़ चुका है। सो एवरीडे के एग्जाम्स में बढ़ चुका है। सो इसी की दृष्टि से हमने डेली का करंट अफेयर कराने का सोचा है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। और ये सीरीज़ हालाँकि कल से शुरू होने वाली थी, बट आज 2nd ऑफ फ़रवरी से हम इसे शुरू कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जहाँ भी आपको लगता है कि सेशन में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल अपने कमेंट को लिख सकते हैं, बिना किन्हीं दिक्कतों के, समस्याओं के और परेशानियों के। और आपकी सारी चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और यहीं के साथ हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि हमारा नया बैच शुरू हो रहा है मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा बिल्डिंग में। तो ये 9 फरवरी से बैच है और ये सुबह 8 बजे शुरू होगा। तो हमारा जो जीएस पढ़ाने का मेथड होता है वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स तक पढ़ाते हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन कॉल मी। ठीक है? सो फर्स्ट मैं आपको मेंशन कर दूं कि मेरा नाम क्या है। अगर मैं आपको मेंशन करूं बच्चे, तो मेरा नाम है इंद्रजीत जायसवाल। ओके? और मैं आपको यहाँ पे एवरीडे ये करंट अफेयर कराता रहूँगा। तो जहाँ भी आपको डाउट आएगी, आप फ्रीली मुझसे क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट अफेयर के कमेंट सेक्शन में जाके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बच्चे, अगर हम बात करें तो अभी हमने कल यानी 1 ऑफ फरवरी को मनाया है बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस। और इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस देखोगे तो इसे बने हुए, मतलब कोस्ट गार्ड फोर्सेस का एस्टैब्लिशमेंट हुए 45 ईयर हो गए। अगर हम देखें तो 1 ऑफ फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, ताकि जो हमारा जो कोस्टल रीजन है भारत का, जो जो समुद्र तटीय राज्य है, उन क्षेत्रों को क्या किया जा सके, सेफ किया जा सके। और जो हमारे इकोनॉमिक जोन वाला रीजन है, वहाँ पे कहिए कि किसी ऐसे फोर्सेस की एंट्री ना हो पाए, जो ऐसे फोर्सेस या किसी ऐसे एनिमीज की एंट्री ना हो पाए जो हमारे इकोनॉमिक या हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का निर्माण किया गया था भारत की टेरिटरी को सेफ गार्ड करने के लिए। सो ये अगर हम मेंशन करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दायरे में आता है। और इसका मोटो क्या है बच्चे? तो मोटो है वयम रक्षामि, मतलब हम रक्षा करते हैं। और इसकी एनिवर्सरी बच्चे हर हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है, जिसको भी जस्ट मैंने बोला कि 45th ईयर का इस बार हम इस्टेब्लिशमेंट डे मना रहे हैं। साथ में इसके डायरेक्टर जनरल हैं बेसिकली कृष्ण स्वामी नटराजन। ठीक है? तो बहुत सिंपल सी बातों को क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। और मैं अगर आपको मेंशन करूं तो जब इंडियन कोस्ट गार्ड की शुरुआत हुई तो बड़े छोटे से सेवन सरफेस प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया था। और आज देखेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड के पास 156 शिप्स हैं और साथ में 62 एयरक्राफ्ट्स हैं। और इसे और बढ़ाने की भी बात की गई है। और हमारा भारतीय कोस्ट गार्ड बच्चे विश्व का 4th नंबर का लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है। तो ये भी क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे, भूलिएगा नहीं। अगर हम बात करें कोस्ट गार्ड रीजन की, तो बच्चे एक तो मैंने बोला कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दायरे में आएगा। तो इसका जो मेजर हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पे है? दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इंटीग्रेटेड है। इसके बेसिकली रीजनल हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं, ताकि अपने अपने रीजन पे क्या कर सके, ये कंट्रोल कर सके। तो अगर हम बात करें तो एक तो इसका नॉर्थ वेस्ट में है गांधीनगर। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई, एंड ईस्टर्न हेडक्वार्टर की बात करें तो चेन्नई। साथ में नॉर्थ ईस्ट में है कोलकाता। और अगर बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पे इसका एक रीजनल हेडक्वार्टर है। ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें तो आज तारीख है 2 ऑफ फरवरी, और 2 ऑफ फरवरी को मनाते हैं हम वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को हर साल हम वर्ल्ड
वेटलैंड डे मनाते हैं ताकि हम ये जो वेटलैंड है, ये जो आर्द्र भूमि है, इसके इम्पोर्टेंस को लोगों तक अवेयर करा सके। इसीलिए इस डेट को मनाया जाता है। और इस डेट के मनाने के पीछे रीज़न क्या है कि 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड पे। तो कन्वेंशन और वेटलैंड हुआ था बच्चे, ये हुआ था ईरानियन सिटी रामसर। इसीलिए इसको बोलते, कई बार बोलते क्या है, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन यानी रामसर जो जगह है वो कहाँ पे पड़ता है बच्चे, तो कैस्पियन सी के पास पड़ता है। ये भी क्या करेंगे आप, ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे मैप में शो कराऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत इजी तरीके से कि वाटर, वेटलैंड एंड लाइफ। तो वेटलैंड वो रीजन है जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता रहता है इनर प्लांट के द्वारा, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं आपको मेंशन करूं 1971 में ये बेसिकली रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो उसको देखेंगे तो 50 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो 50वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ में इस बार का थीम क्या है, वेटलैंड एंड वाटर। क्या है थीम, वेटलैंड एंड वाटर दिस। ठीक है, और इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे क्या क्या इस थीम में इंक्लूड किया जाएगा, क्लीन वाटर, वाटर सप्लाई, इको रिसाइलेंस एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड जॉब, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, कार्बन स्टोरेज, साथ में केमिकल चेंज एडाप्टेशन, हेल्थी एंड वेलबींग, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैंने आपको वेटलैंड को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दिया है, आप इसे बाद में फ्रीली क्या है पढ़ भी सकते हैं। तो वेटलैंड्स आर द लैंड दैट आर सैचुरेटेड और फ्लडेड विथ वाटर आइदर परमानेंटली और सीजनली। ठीक है, तो ये वो एरिया जो हमेशा या कभी-कभी पानी से क्या है, भरा रहता है। और इन जगहों पे अगर हम बात करें तो इनलैंड वेटलैंड इंक्लूड मार्सेस, पॉन्ड, लेक, फेंस, रिवर, फ्लड प्लेन, स्वैम्प। और कोस्टल वेटलैंड की बात करें तो सॉल्ट वाटर मार्सेस, एस्चुरीज, ये वो सारे जगह हैं, बेसिकली ये वेटलैंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, ऑक्सीजन का कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन होता है, जिस कारण से वहाँ पे बर्ड और फिशेस, बर्ड की भी संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी। आगे बात करें बच्चे तो केरला ने बेसिकली अभी इंडिया का पहला जेंडर पार्क एस्टैब्लिश करने की बात करी है। ठीक है, अब ये जेंडर पार्क क्यों एस्टैब्लिश किया जा रहा है, क्यों लॉन्च किया जा रहा है भारत में, तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए। तो ये भी क्या करिएगा, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने शो किया है कि 50% महिलाएं और 50% पुरुष। ठीक है, तो बहुत इजी सी बातों को क्या करेंगे बच्चे, ध्यान रखेंगे। तो ये भारत का पहला इस तरह का पार्क है, ये भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन के द्वारा किया जाएगा। वहाँ पे कन्वेंशन होने वाला है, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी, जो कि होगा कब, 11 से 13 के बीच में, और 11 से 13 फरवरी के बीच में। और उसी सेम टाइम पे बच्चे इस जेंडर पार्क को, साथ में जेंडर म्यूजियम को और जेंडर लाइब्रेरी को, साथ में कन्वेंशन सेंटर भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे ओपन किया जाएगा। ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी सी बातें हैं, भूलना नहीं है। ओके, प्रधानमंत्री अ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत बच्चे आप देखेंगे तो सितंबर 2018 में की गई थी, ये भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, उसको क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। आगे मैं आपको मेंशन करूं तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, बेसिकली अमित शाह के पुत्र हैं ये, इनको अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो बीसीसीआई के जो अभी सेक्रेटरी हैं बेसिकली जय शाह, जो कि अमित शाह के पुत्र हैं, इनको अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बना दिया गया है। इनको आप भूलेंगे नहीं। ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट चीफ बोर्ड के नजमुल हुसैन को ये रिप्लेस करेंगे। ये इसके पहले मतलब अजय शाह के पहले ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन थे। साथ में अगर हम बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कोलंबो श्रीलंका में। यह भी आप भूलिएगा नहीं।
और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे मुंबई में है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1928 में। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। साथ में आप देखेंगे तो बीसीसीआई ने अभी रणजी ट्रॉफी, जो कि अगर आप देखेंगे तो 1934-35 में से शुरू किया गया था, और इसे कुछ अप्रॉक्स 87 ईयर ओल्ड ओल्ड हो गया ये रणजी ट्रॉफी। 87 ईयर ओल्ड होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है इन दिनों में कि रणजी ट्रॉफी इस साल नहीं खेली जाएगी। ये भी क्या करना है, ध्यान रखें। रीजन क्या है बच्चे, तो कोविड क्राइसिस। कोविड क्राइसिस आप सभी को मालूम है कि अब फील्ड्स में मैच अगर होगा तो लोग आएंगे, या अगर लोग नहीं आएंगे तो फील्ड में मैच होने का मतलब ही क्या है, एंजॉय नहीं करेंगे। तो बच्चे इस साल का ये डोमेस्टिक सीजन नहीं होगा, ठीक है। ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अभी एसबीआई ने अभी एसबीआई में बेसिकली एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं रामा मोहन राव अमरा। रामा मोहन राव अमरा बेसिकली रिप्लेस करेंगे अश्वनी कुमार तिवारी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, एसबीआई के, जिन्होंने अभी मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट संभाल लिया। इसके पहले वो बेसिकली एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे। ये भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने राम मोहन राव अमारा की फोटो शो कर दी है, ताकि आपके दिमाग में चीजें क्या रहे, एस्टैब्लिश रहे। बात हुई है बच्चे एसबीआई की, तो एसबीआई को हम जानते हैं। अगर हम मेंशन करो तो एसबीआई का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन, तो एसबीआई हमने इसे बाद में जाना है, बट इसके पहले ये किस नाम से जाना जाता था, इसे बोलते थे क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम पड़ता है 1921 में। और इसके पहले बच्चे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के पहले इसको क्या किया गया, 3 बैंकों को मर्ज किया गया, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया, और इसी इंपीरियल बैंक को बाद में एसबीआई, जब इसको नेशनलाइज किया, इसको एसबीआई के नाम से जाना गया। तो एसबीआई का बच्चे स्टैब्लिशमेंट आप पाओगे 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई की अगर बात की जाए, मगर इसके पहले से किस नाम से जानते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको भूलना नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है मुंबई में, ध्यान रखना है। और इसके चेयरपर्सन कौन है, दिनेश कुमार खरा। इसके सब्सिडरी कई सारे ब्रांचेज है, जैसे एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये बेसिकली इसके सब्सिडरीज हैं। अगर हम बात करें बच्चे, तो एसबीआई के डायरेक्टर्स में अभी जैसे मैंने आपको मेंशन जस्ट किया है कि अश्वनी कुमार तिवारी पहले एसबीआई कार्ड के बेसिकली एमडी और सीईओ थे। तो अभी ये मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए हैं एसबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। दैट्स वाई इनका पद खाली हुआ, तो इनकी जगह पे अमरा जी को लाया गया है। ये भी क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कौन कौन इस समय पे एमडी है, तो श्री सी एस सेठी, अश्वनी भाटिया एंड स्वामीनाथन जे, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना, ध्यान रखना है, अश्वनी तिवारी जी को भूलना नहीं है। फेसबुक ने अभी हेनरी मोनीज को अपना फर्स्ट चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनाया है। ये कॉम्प्लायंस ऑफिसर बेसिकली क्या है कि जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज, जैसे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, उन पॉलिसीज को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और फेसबुक को और व्हाट्सएप को, या जो भी फेसबुक के जो सब्सिडरीज हैं, या उसके साथ की जो जो भी वेंचर्स हैं, उनको क्या करेंगे बच्चे, उनको लीगल हेल्प करेंगे। ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो मिस्टर मोनीज विल ज्वाइन फेसबुक ऑन 8 फरवरी, ये भी क्या करेंगे, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रमोट टू हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एंड एथिकल कंडक्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लायंस ऑफिसर का काम ही यही होता है कि जो भी दिक्कतें आ रही हो, समस्याएं आ रही हो, नियम कानून में कोई डाउट आ रहा है, उसको क्या करना, ठीक करना। तो बहुत ईजी तरीके से क्या करेंगे बच्चे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी इंडिया ने इस पहली बार फर्स्ट टाइम एशिया में ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है, बेसिकली कुवैत में, ठीक है। और इस ऑनलाइन ध्यान रखना है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप बच्चे कहाँ पे हुआ है, मतलब कौन इसे ऑर्गेनाइज करा, तो कुवैत। तो कुवैत शूटिंग फेडरेशन क्या करी थी बच्चे, इसे ऑर्गेनाइज करा रही थी, जो कि 29 और 30 जनवरी को हुआ है, ठीक है। इसमें भारत
भारत ने 24 पदक जीते हैं, ये भी क्या करना है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत से कुछ 24 मेंबर इंडियन शूटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन्होंने 11 मेडल जीता हुआ है, जिसमें 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 5 ब्रोंज मेडल है। ठीक है, 274 शूटर्स पूरे 22 एशियन कंट्री से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे भारत से 24, वैसे ही अदर कंट्रीज से मिला के 274 इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर हम बात करें तो गोल्ड विनर कौन कौन है, तो सौरभ चौधरी हैं, जो कि मेन 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने जीता है। दूसरी हैं दिव्यांश सिंह पनवार, जो कि मेंस 10 मीटर एयर राइफल में, पिस्टल एंड राइफल, पिस्टल इज स्मॉल एंड राइफल जो होता है वो क्या होता है बच्चे, बड़ा होता है, पिस्टल छोटा होता है। ठीक है, राइफल बड़ा होगा। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, सिंपल सी बातों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो मेन ट्रैप में कौन है, कियान चेन्नई और राजेश्वरी कुमारी वुमेन ट्रैप में, क्या करना है, इसको भूलोगे नहीं। आगे अगर मेंशन करो तो सिल्वर में जीतने वाले अर्जुन बबूता, जो कि 10 मीटर एयर राइफल, श्रेयांश सिंह वुमेन्स ट्रैप में, श्रेयांशी सिंह वुमेन्स ट्रैप में। ब्रॉन्ज की बात की जाए मनु मनु भाकर वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल, सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल, दीपक कुमार मेन 10 मीटर एयर राइफल, पृथ्वीराज तोंदाईमन मेंस ट्रैप और मनीष खेर वुमेन्स ट्रैप, ये भी क्या करेगा आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बच्चे में मेंशन करूँ तो दिनेश कार्तिक ने अभी बेसिकली सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी हुआ है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। बेसिकली ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बीसीसीआई के अभी सेक्रेटरी हैं। साथ में मैंने अभी मेंशन किया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी इनको क्या किया गया बच्चे, प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, जय शाह ना, अमित शाह के पुत्र हैं, ये भी भूलिएगा नहीं, ये दे रहे हैं ट्रॉफी बेसिकली। ठीक है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से जुड़ा है। जैसे रणजी किससे जुड़ा हुआ है, तो क्रिकेट से जुड़ा है। सैयद मुश्ताक अली किससे जुड़ा हुआ है, तो क्रिकेट से जुड़ा है। ऐसे ही पूछ लेता है ईरानियन ट्रॉफी किससे जुड़ा है, तो ईरानियन ट्रॉफी भी क्या है, क्रिकेट से ही जुड़ा है, इसको भी भूलिएगा नहीं, बहुत सीधी सीधी बात है। ठीक है, साथ में बच्चे तमिलनाडु ने किसको हराया है, तो बड़ौदा को हराया। ये भी क्या करिएगा, बड़ौदा को हरा के ये खिताब जीता है। ठीक है, तो दिनेश कार्तिक आप देख पा रहे होंगे, बहुत ईजी सी बातें हैं, क्या करना है, भूलना नहीं है। 1995 में बच्चे नोबल प्राइज विनर, बेसिकली नाम क्या, पॉल क्रूजन का बच्चे निधन हो गया। हालांकि इनका जो काम था वो ओजोन पे था, और इन्होंने एक नया टर्म दिया था जिनका नाम था क्या, एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन, अब एंथ्रोपोसीन बच्चे ह्यूमन, अगर देखा जाए तो जैसे जुरैसिक था ना कि द एज ऑफ डायनासोर, वैसे ही एंथ्रोपोसीन बोलने का मतलब क्या है, द एज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ओजोन का कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रिलीज करा है, और जो कि अपने ओजोन लेयर में डिप्लेशन करे, तो द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन ड्यू टू वेरियस रीजन, इसी पे इनका रिसर्च था, और इसी के कारण इनको बच्चे क्या किया गया, 1995 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। साथ में अगर मैं मेंशन करूँ तो बच्चे का मेजर काम कहाँ पे है, ओजोन लेयर पे। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इन्होंने टर्म दिया है एंथ्रोपोसीन टू डिस्क्राइब द प्रपोज्ड न्यू एरा ऑफ ह्यूमन एक्शन हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द अर्थ। तो जो ये ह्यूमन बीइंग का काम है, क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक काम कर रहा है बच्चे, ये भी भूलना नहीं है। ऐसे ही बात करें बच्चे ऑस्कर और सबसे ज़्यादा टाइम एमी अवार्ड जीतने वाली बेसिकली विनर हैं, मतलब अभी इनका निधन हुआ है, क्लोरिस लेचमैन। तो क्लोरिस लेचमैन जी का निधन हो गया है 94 ईयर की एज में, ये भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो इन्होंने 8 एमी अवार्ड जीता है, ये भी क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, and she also won the Academy Award, means Oscar Prize, a British Academy Film Award, Golden Globe Award for her filmic careers। तो बच्चे इसको भी क्या करिएगा, 94 ईयर की एज में बच्चे इनका, इस महिला का निधन हुआ है। मैंने फोटो शो कर दिया ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही है।
और हम एवरीडे सुबह 6 बजे साढ़े सॉरी 6:30 पे हम करंट अफेयर के लिए मिलेंगे। तो जहाँ भी आपको डाउट होगा आप मुझे फ्रीली क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ आपको दिक्कत है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप और जिनको रिक्वायरमेंट है उन्हें भी ये चीज़ें मिल पाएँ। अगर भाषा में कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए ताकि हम चीज़ें आपके लिए क्या करेंगे, थोड़ी ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।